हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ऑफ कोर्स पिछला जो वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन है। और पिछले वीडियो में हमने काफ़ी वेक्टर का जो बहुत ही बेसिक चीज़ें था वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारा एक यूनिट वेक्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होगा। पहला जो टॉपिक है हमारा, लेट्स टॉक अबाउट दिस यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होता है, मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि एक ऑफ कोर्स इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर। और ऑफ कोर्स उसका जो है मैंने डिस्क्रिप्शन वहाँ पे नहीं दिया था, जो बस मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा सा बताया था वहाँ पे। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि यूनिट वेक्टर है क्या। देखिए, यूनिट वेक्टर जैसा नाम से क्लियर होगा यहाँ पे कि पहले तो ये जो है एक वेक्टर है, बाद में यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूनिट वेक्टर आएगा वो सबसे पहले तो एक वेक्टर होगा वो, और फिर उसके बाद से वो यूनिट नाम क्यों देते हैं। यूनिट जो नाम है उसका होता है कि कोई एक स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कोई भी वेक्टर अगर मेरे पास है, इसका अगर मैग्नीट्यूड मतलब ये हुआ कि a इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे इट इज़ ए यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसी को हम बोलते हैं इट इज़ ए यूनिट वेक्टर, लेकिन प्रोवाइडेड a मस्ट बी इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। तो इट इज़ नोन एज ए यूनिट वेक्टर। तो जनरली होता क्या है कि जैसे कि आप कैसे पता करेंगे कि जैसे a वेक्टर है, a वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है और मैं आपको अगर नहीं बोलूंगा कि ये यूनिट वेक्टर है, तब तो आप तो इसको जनरल वेक्टर ही मानोगे कि a वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा 3 4 5 जो भी है इसका, राइट। तो इसीलिए हम जनरल वेक्टर से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको एक अलग सा एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि उस यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको जैसे कि एग्जांपल के तौर पे a अगर एक यूनिट वेक्टर होगा तो इसके ऊपर हम उसका एक ताज लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं इट इज ए कैप। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए कैप। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए कैप हम पढ़ते हैं इसको, इट इज ए कैप, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको पता चल जाएगा कि जैसे ए कैप लगा हुआ है तो आपको बोलने का जरूरत नहीं, इट इज ए जस्ट यूनिट वेक्टर। तो ये एक वेक्टर है जो कि यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो हम इसका जो मॉड ले लेंगे, क्या इसकी वैल्यू कितनी होगी आप बताइए। एक यूनिट वेक्टर है जिससे यानी कि इसका हम क्या ले रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी जो वेक्टर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है, एक मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन होता है। तो किसी वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है भाई? यूनिट वेक्टर का जो सिग्निफिकेंस होता है वो हमेशा यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, समझ में आ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एक आपके पास अगर स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो वो एक वेक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि स्केलर ही मल्टीप्लिकेशन जो है स्केलर क्वांटिटी में ही अगर आप डायरेक्शन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक आपका वेक्टर हो जाता है। जैसे यहाँ पर ही अगर हम देखें कि मैग्नीट्यूड अगर मेरे पास यहाँ पे है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास मान लेते हैं कि ए हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका होता क्या है, हमारे पास एक इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट ए से, और इसमें अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो हमारा वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम केवल डायरेक्शन को कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ काम में आ जाता है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, तो क्योंकि यूनिट वेक्टर जस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जस्ट इसमें डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन से, मतलब डायरेक्शन को आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि किसी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज लाइक दिस, ए इंटू ए कैप। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंट। अब बात करते हैं, हमारा एक डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं इट इज ए डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर्स। व्हाट इज दिस डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर्स? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, हमारा जेड एक्सिस है। तो अगर मान लेते हैं मैं आपसे बोलूं कि आप जो है एक काम कीजिए कि आप जो है 2 मीटर एक्स डायरेक्शन में आप चलिए, 2 मीटर एक्स डायरेक्शन में चलिए। अब उसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इसके लिए क्या होगा कि मतलब जैसे आप कैसे मतलब जो है उसको लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मतलब एक्स एक्सिस को डायरेक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस को डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, ये एक डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर है जिसको आई कैप, जहां भी ये आई आएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जहां भी आपका वाई आएगा तो उसको वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे कैप, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। कभी कभी आप मतलब जनरली ऐसा भी होता है कि लोग इसको एक्स कैप भी करते हैं, इसको वाई कैप भी
करते हैं, इसको जेड कैप भी करते हैं, मतलब इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ रहेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन इन जनरल जो मोस्ट कॉमन है वो यही तीनों है कि आई, जे एंड के। आई रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, y represents, I mean j represents direction along y axis and k represent direction along z axis. Now अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि जैसे कि आप जो है, मैं बोलूँ कि आप 2 मीटर एक ऐसा वेक्टर आप लिखें, वेक्टर को देखने पे ये पता चले हमें कि हम जो है 2 मीटर x एक्सिस में गए हैं, ठीक है। ऐसा आपको वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इसका मतलब अगर हम मान लें कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। अगर हम मान लेते हैं 2 मीटर गए तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 2 मीटर डिस्टेंस है, और इसको हम अगर एक वेक्टर साइन लगा दिए, ठीक है, इसका मतलब मान लेते हैं ये ओ, मतलब ए पॉइंट है, तो जो ओ ए होगा दिस इज ओ ए वेक्टर हो जाएगा, दैट इज फाइन। अब ओ ए वेक्टर को ऑफकोर्स ओ ए वेक्टर देख के आपको पता नहीं चलेगा कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, उसको आप प्रॉपर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली 2 मीटर, राइट। और फिर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चूंकि आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो तो डायरेक्शन आप ऐसा ऐड करेंगे, ये क्या हुआ 2i, राइट। तो 2i जहां भी अगर लिखा रहे, जैसे ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कहीं पे लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल समझ लेंगे कि यार ये एक्स एक्सिस में ही है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है, राइट। या आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट डिस्टेंस आप चल रहे हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2i से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो i इज अलोंग दिस डायरेक्शन। अब उसी तरीके से अगर मान लेते हैं जे डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो जे डायरेक्शन में मान लेते हैं हम 3 यूनिट चलें, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इट इज ए 3j कैप। फिर उसके बाद से इसी तरीके से अगर आप के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं या जेड डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप 4 यूनिट चल रहे हैं, इट इज 4k। तो 4k जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 4k लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर है जो कि अलोंग के डायरेक्शन में है या अलोंग जेड एक्सिस है। क्योंकि वो यहाँ पे हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, पहले आप सिंपली समझ लो, ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी ए वेक्टर जो है ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं इधर आपका क्या है एक्स एक्सिस है, और इधर आपका क्या है मान लेते हैं इधर आपका जो है वो वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है? इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी देखिए ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस से मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे? इससे अगर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, तो मान लेते हैं वो पॉइंट जो है मान लेते हैं P है, वो पॉइंट P है, और इसी वेक्टर का हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q दे रहे हैं, ठीक है। OP कितना होगा? OP कितना होगा? OP जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये देखिए ए वेक्टर मतलब क्या, ये जो O है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट अगर A है, तो OA जो वेक्टर होगा, OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो OA है। OA का ये जो वैल्यू अगर हमें निकालना हुआ, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, OPA एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे है cos थीटा इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाई OA के बराबर होगा या नहीं होगा? इसका मतलब OP जो होगा वो क्या होगा? इट इज OA cos थीटा। OA क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, और मैग्नीट्यूड ऑफ A को हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, तो इट इज नोन एज A cos थीटा। इसका मतलब OP जो होगा वो A cos थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो आपका OQ होगा वो किसके बराबर होगा? तो OQ किसके बराबर होगा? क्या आप लिख सकते हैं? OQ इज इक्वल टू A साइन थीटा के बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें चूंकि यही निकालना है, तो फिर से हम सेम चीज़ करेंगे कि जो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज इक्वल टू OQ डिवाइडेड बाई OA। सो OQ इज इक्वल टू OA, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड OA इज बेसिकली A, सो इट इज A साइन थीटा। OQ इज इक्वल टू A साइन थीटा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो अब बताइए कि OA जो है वो क्या हुआ? A साइन थीटा, और OP जो हुआ वो A cos थीटा। अब OP अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है, तो OP वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? OP वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? इसका मतलब OP का मैग्नीट्यूड आपको लिखना होगा, और फिर उसके बाद से OP का डायरेक्शन आपको लिखना होगा। यही करेंगे ना, जनरली ऐसे ही हम लिखते हैं। OP का मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज A cos थीटा, और OP का जो डायरेक्शन है वो क्या है? इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो वी कैन राइट इट एज ए I। सो OP वेक्टर इज इक्वल टू A cos थीटा इनटू I। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। नाउ व्हाट अबाउट OQ? OQ को आप क्या लिखेंगे? OQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ का मैग्नीट्यूड एंड OQ का डायरेक्शन, O से Q की तरफ का जो डायरेक्शन है वो, और एक्चुअली O से Q का जो डायरेक्शन है वो आपका y एक्सिस ही है, और ये जो OQ होगा वो क्या है? आप देख सकते हैं, इट इज A sin थीटा, एंड OQ इज इक्वल टू J कैप के बराबर है। ये आपका OQ वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OP वेक्टर है, अब देखिए OP वेक्टर इधर होगा और OQ वेक्टर इधर होगा, OP वेक्टर इधर होगा।
इसी चीज को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली ए जो ओ ए वेक्टर है या जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ओपी वेक्टर और जो ओ क्यू वेक्टर होगा ये होगा रिजॉल्व वेक्टर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ओपी वेक्टर को आप क्या बोलेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और समझाऊंगा। जस्ट मैं लिख देता हूं कि जो ओपी वेक्टर है वो क्या है। ओपी वेक्टर इज नोन एज रिजॉल्व, मतलब इसको हम बोलते हैं रिजॉल्व या इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट रिजॉल्व वेक्टर ऑफ ए वेक्टर along x एक्सिस। समझ में आ रहा है नहीं? उसी तरीके से ओ क्यू वेक्टर को आप क्या बोलोगे, इट इज रिजॉल्व और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y एक्सिस। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले करके मतलब आप रख सकते हैं। OP क्या हुआ, रिजॉल्व या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x डायरेक्शन, और OQ क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y डायरेक्शन। और OP क्या है, OP इज बेसिकली a cos थीटा। इसका मतलब a cos थीटा जो होगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x एक्सिस, और जो आपका a sin थीटा होगा वो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y एक्सिस। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आप यहां से एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पे ये OP है, यहां पे OQ है। अब आप बताइए कि OA वेक्टर को या A वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो A वेक्टर है एक्चुअली वो OA वेक्टर ही है। O से A तक का वेक्टर, यहां पे ये पॉइंट है, ये A वेक्टर हम दे रहे हैं इसका नाम। ठीक है, अब बताइए यहां पे कि जो OA वेक्टर है या जो हमारा A वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं। अब आप बताओ, देखो OA वेक्टर ये है, OQ वेक्टर ये है। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर किसी वेक्टर को ट्रांसलेशनली अगर हम शिफ्ट करें तो उसके ना तो मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है ना तो डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि OQ को हम अगर यहाँ पे ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए तो ये वाला अगर OQ हो जाता है, मतलब ये वाला जो वेक्टर होता है वो OQ हो जाता है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो OQ का जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज a sin थीटा। समझ में आ रहा है ना? और ये जो OP है वो क्या है, इट इज a cos थीटा। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों वेक्टर का जो सम होगा, दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं इट इज a cos थीटा, a cos थीटा। आई मीन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर हम लिख सकते हैं इसको। OP वेक्टर क्या है, जस्ट आप ये बताइए कि OP समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज जस्ट OP वेक्टर, और ये वाला एग्जैक्टली OQ वेक्टर के बराबर है क्योंकि हमने ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर दिया है। और इसका वैल्यू क्या है, इसका a sin थीटा इंटू j कैप, और ये वाला जो क्या है वो a sin थीटा इंटू i कैप के बराबर है। तो जस्ट इसी वेक्टर को हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा a वेक्टर। सो a वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू i कैप प्लस a sin थीटा इंटू j कैप के बराबर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब एक बात आप बताइए, इसी चीज को ये हुआ, इसी को बोलते हैं ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब वेक्टर को हम रिजॉल्व करके उस वेक्टर को हम लिख रहे हैं। मतलब ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, देखिए i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x डायरेक्शन में वैल्यू, j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a sin थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a वेक्टर का जो कंपोनेंट है अलोंग y डायरेक्शन। तो इन जनरल हम क्या बात करते हैं, इसको हम ऐसा जनरल में ऐसा लिखते हैं, इट इज ax। इन जनरल हम कैसे लिखते हैं, इन जनरल हम इसको ऐसा लिखते हैं, इट इज ax एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय ay। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इन जनरल, अगर आपको किसी भी वेक्टर को अगर आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है तो उसको हम ऐसा लिखते हैं, इट इज axi प्लस ayj। समझ में आया या नहीं आया? सो कैसे वेक्टर का रिजॉल्व करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रेजेंट केस में जो वेक्टर है, एक्चुअली प्रेजेंट केस में वेक्टर का केवल दो कंपोनेंट है, एक ax है और एक ay है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इट इज ए टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल वेक्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन है, जस्ट एक i है और एक j है, मतलब दो कंपोनेंट में आप ब्रेक कर पा रहे हैं। अगर इसको आप तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर पाते, जैसे कि इसका अगर तीसरा वाला कंपोनेंट भी आ जाता है, जैसे az इंटू आपका जो k कैप होता, तो इसको हम बोलते हैं इट इज ए थ्री डायमेंशनल वेक्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम जैसे ये प्रेजेंट केस को आप जरा सा बताइए कि ये कौन सा है, 1D है, 2D है, 3D है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ 2D वेक्टर। इट इज एग्जांपल ऑफ 2D वेक्टर। प्लेन में बेसिकली आप जो है, आप कोई भी वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे उसके दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि जैसे 1D वेक्टर का अगर हमें एग्जांपल लिखना हुआ तो 1D वेक्टर का एग्जांपल क्या होगा, जैसे 4i
ये एक 1D वेक्टर है, 3J इट इज़ ए 1D वेक्टर, 9K इट इज़ ए 1D वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपका आई डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केवल वाई एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस में आप घूम रहे हो, यहाँ पे केवल एक, मतलब आप जस्ट एक लाइन में आप बेसिकली घूम रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर में अगर एक लाइन में घूमूंगा उसको मैं बोलूंगा इट इज़ ए 1D वेक्टर, ठीक है। अब 2D वेक्टर मतलब क्या है? 2D वेक्टर बेसिकली आप प्लेन में घूम रहे हो बेसिकली, राइट। तो 2D वेक्टर में कितने कंपोनेंट होंगे? तो इसका मतलब ये ऐसा आ जाएगा AXI प्लस AYJ, इसमें 2 यूनिट वेक्टर होंगे, एक I का और एक J का, ठीक है। 3D वेक्टर में क्या होगा? इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, AXI प्लस AYJ प्लस इसका मतलब AZK, हम ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से N अगर आएगा तो N कंपोनेंट में आप उसको लिख सकते हो, लेकिन जनरली आपको 3D तक ही रहना है, ठीक है। तो ये हमारा रहा कंपोनेंट का जो चक्कर है वो। अब मैं बताता हूँ आपको कि वो जनरल जो फॉर्म होता है, जैसे कि कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, उसका किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। इन जनरल क्या होता है? इन जनरल जैसे कि मेरे पास अगर ए वेक्टर है, मेरे पास अगर ए वेक्टर है, मैं आपको बोलूं कि आप एक काम कीजिए कि इस डायरेक्शन में इस ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए जो कि एंगल अल्फा है, और फिर उसके बाद से आप इस डायरेक्शन में निकालिए जो कि एंगल जो है हमारा ये जो वेक्टर है वो इससे बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। आपको 2 मतलब जो है निकालना है कि इसका जो है आपका इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालना है। तो मान लेते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकालोगे तो क्या करेंगे? जस्ट इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। मतलब ये पूछ रहा है जैसे अगर ये यहाँ पे O है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? इट इज दैट वन ओनली। इसका मतलब कैसे हम निकालेंगे? इट इज जस्ट क्या हो जाएगा? ये a cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि a वेक्टर लगा दिए, a वेक्टर cos थीटा नहीं। ये जो कंपोनेंट होता है बेसिकली वो कंपोनेंट इज जस्ट मैग्नीट्यूड, ये बात याद रखना। कंपोनेंट इज जस्ट मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप डायरेक्शन तो दूसरे वेक्टर का ले रहे हो ना। ये डायरेक्शन अगर मान लेते हैं a वेक्टर cos थीटा अगर आपने गलती से कर दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? cos थीटा एक नंबर है, नंबर में आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, इस वेक्टर के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा वो एक्चुअली a के ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो कंपोनेंट कैसे हुआ भाई? तो इसीलिए उसको याद रखना है कि जब कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम जस्ट उसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, मैग्नीट्यूड का। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो a cos थीटा होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये हमारा मान लो कि कोई भी डायरेक्शन होता है, जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि p कैप है और ये मान लेते हैं q कैप है, मेरा जस्ट एक रैंडम डायरेक्शन मैंने कंसीडर किया, ये p कैप और ये q कैप। इसका मतलब ये हुआ कि p डायरेक्शन में यानी कि कंपोनेंट ऑफ, जैसे अगर हम ऐसा लिखें कि कंपोनेंट ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along p कैप या along p डायरेक्शन, राइट? along p डायरेक्शन कैसे आप लिखेंगे? इट इज a cos थीटा इंटू p कैप। क्यों? a cos थीटा इज जस्ट मैग्नीट्यूड, p कैप मतलब p कैप के डायरेक्शन में ले रहे हैं, p कैप के डायरेक्शन में a cos थीटा, मतलब ये हुआ a का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। उसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along अगर मान लेते हैं q कैप या q डायरेक्शन में बात करें, q डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज a, और ये कितना एंगल है बताइए? इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ आप ड्रॉ करोगे यहाँ से, राइट? यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ आपने ड्रॉ किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इट इज क्या? यहाँ परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है एक्चुअली, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया। इसका मतलब ये जो होगा, क्योंकि ये एंगल आपने कंसीडर किया तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो बेस ही निकालना होता है जनरली। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज a cos बीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू a cos बीटा इंटू कौन सा हो जाएगा? ये q कैप। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर फॉर्म में मैं एक बहुत ही प्रॉपर वे में कर दिया। अब जस्ट इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ही सरसरी टाइप से बता देता हूँ कि इसको कैसे, मतलब जो है क्या मीनिंग हुआ इसका। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, इसका किसी भी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट लेना है और ये एंगल थीटा है, सो इट इज a cos थीटा। और मान लेते हैं कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर इट इज बीटा गामा एंगल, सो इट इज गामा एंगल। सो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? a cos गामा। ठीक है, हमेशा आप एक चीज करना है, आपको कॉस से कंसीडर करना है। कॉस से करेंगे कभी भी गलती नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास ऐसे भी निकालना हो, जैसे कि मेरे पास अगर ए वेक्टर था, जैसे मैंने माना था ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा? हम बोलते हैं कि ए कॉस थीटा होगा। लेकिन जैसे ही हमारा वाई डायरेक्शन में आता है डायरेक्टली बोल देते हैं कि ए साइन थीटा होगा। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे, मे भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक स्टूडेंट का मैंने देखा है कॉपी वगैरह, वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से एक मिस्टेक होने का चांसेस रहता है अगर वो ऐसा याद रखते हैं। तो आप हमेशा कॉस से याद रखिए। किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट निकालना है, उस डायरेक्शन से और उस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बस वही उसी एंगल को आपको याद रखना है। अगर वो एंगल मिल गया, कॉस ऑफ दैट एंगल, दैट्स इट। यहाँ पे इस वेक्टर का हमें इस डायरेक्शन में वैल्यू निकालना है, जस्ट आप बताइए कि ये एंगल कितना है। तो अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज बेसिकली 90 माइनस थीटा। अब आपको करना होगा इट इज ए कॉस ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। अब आपका जाके होगा ए साइन थीटा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी डायरेक्शन का कोई भी डायरेक्शन में आपको मान लेते हैं ये 180 माइनस थीटा हुआ। अब बताओ डायरेक्शन कितना होगा? तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? ए कॉस 180 माइनस थीटा। कुछ कोई दिक्कत ही नहीं, ए कॉस 180 माइनस थीटा इस टाइप का हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, समझ में आ गया मेरे ख्याल से कंपोनेंट का जो चक्कर है।
ओके अगर मान लेते हैं कि मुझे इसी ए वेक्टर को अगर यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? जैसे अभी आपने लिखा था कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने ब्रेक किया था तो उसको कैसे लिखा था आपने कि यहाँ पे जैसे कि ये थीटा था, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस था, तो इसको हमने लिखा था कि ए कॉस थीटा, इसको हमने ए साइन थीटा, यहाँ पे हमने लिखा था कि ए कॉस थीटा, राइट? ऐसा लिखा था। फिर ए वेक्टर को हमने कैसे लिखा था कि ए कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ए साइन थीटा इंटू जे कैप, ऐसा लिखा था, नहीं लिखा? यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसी चीज को? यहाँ पे लिखने का भी कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर का इसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? जस्ट वही लिखना है। ए वेक्टर का किस डायरेक्शन में आपको चाहिए? पी कैप और इसका मैग्नीट्यूड प्लस फिर उसके बाद से क्यू कैप और वहां पे मैग्नीट्यूड, ये लिखना होता है ना। तो इसका जो है पी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? ए कॉस ऑफ दैट एंगल, ए कॉस अल्फा, और ए का क्यू के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा ए कॉस बीटा। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस। ओके तो कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी वेक्टर हो आपका, कितने भी डायमेंशन का, उसको आप इस तरीके से करके लिख सकते हैं। ओके एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, तो जैसे अब देखिए, चलिए तो एक जनरल चीज बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक? तो जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब हुआ? जस्ट एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक वेक्टर मेरे पास ये है, ए वेक्टर मेरे पास ये है और बी वेक्टर मेरे पास ये है, और इसके बीच का एंगल लेट अस कंसीडर थीटा है। और अब ये एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। बी डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? यानी कि बी कैप के डायरेक्शन में हमको निकालना है। तो देखिए जस्ट आप ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब आप एक चीज बताइए, कॉस थीटा को इसके साथ अगर हम यहाँ पे रखें तो ए कॉस थीटा इंटू बी ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये स्केलर है, इसीलिए हम इट इज लाइक 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको हम 2 इंटू 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, स्केलर है तो चेंज किया जा सकता है। तो ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो इट इज ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट। एक्चुअली वही निकालना, प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं। ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। यहाँ पे यही होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन क्या होगा? इसको आप मतलब ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, यही होगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, राइट? डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। और ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसी को आप यहाँ लिख सकते हैं। ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि देखिए ए कॉस थीटा जो आ गया वो आपका बी के ही डायरेक्शन में है या नहीं है? बी के ही डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ए कॉस थीटा क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ, यही है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन, अलोंग बी वेक्टर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? ए कॉस थीटा जो होगा ये, और इसी को हम कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी के बराबर हुआ, यानी कि ए कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी को क्या लिखते हो आप? क्या बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? इसका मतलब बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ये होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी डायरेक्शन इज जस्ट ए डॉट बी। उसी तरीके से जस्ट आप बताइए कि बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए डायरेक्शन क्या होगा? क्या डायरेक्ट लिख दूं? तो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा अलोंग ए डायरेक्शन, सो इट इज बी कॉस थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज, किसका निकालना है? बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, सो इट इज बी वेक्टर डॉट ए कैप। जिसका निकालना है जिसके डायरेक्शन में, उससे हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब उसके जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जस्ट हमारा उसका कंपोनेंट निकल जाएगा। लेकिन अब अगर ये पूछता है कि इस कंपोनेंट का भी वेक्टर फॉर्म आप लिखिए, तब कैसे लिखेंगे? जैसे ये जो कंपोनेंट है एक्चुअली ए कॉस थीटा, ये स्केलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉट है ना, ये स्केलर है। अभी अगर मुझे इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? कि यानी कि ए कॉस थीटा को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि ए कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है वो बी है, जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? बी कैप लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि ए वेक्टर डॉट बी कैप, और ये क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ पे डायरेक्शन लगा देना। उसी तरीके से इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है? ए के अलोंग प्रोजेक्शन, तो ए के अलोंग प्रोजेक्शन है, जस्ट ए कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जस्ट यानी कि ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप, और ये क्या हो जाएगा? ए कैप से जस्ट मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ भी डॉट नहीं लगाना है, अगर आप बताओ कि यहाँ डॉट लगा देंगे तो क्या होगा? क्या ये चीज सही होगा? बी डॉट ए कैप डॉट ए,
बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आपने डॉट प्रोडक्ट किया वो स्केलर हो गया, और स्केलर का किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही लिया जाता है, ठीक है, वो इनवैलिड मल्टीप्लिकेशन होगा उसका, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर कोई भी वेक्टर अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ है तो उसका हम एडिशन कैसे करते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि किसी भी वेक्टर को हम उसके जो कंपोनेंट होता है उसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 1D वेक्टर को आप एक कंपोनेंट होगा, 2D वेक्टर में 2 होगा, 3D वेक्टर में 3 होगा। तो हम जस्ट 3D वेक्टर मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमने माना, तो उसको हम जनरली कैसे लिखेंगे, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई दूसरा वेक्टर अगर हम मान लें कि बी वेक्टर को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, BXI प्लस BYJ प्लस क्या हो जाएगा, BZK के बराबर होगा। अब माने इसका कि अगर हम इसका समेशन लेते हैं कि इसका A प्लस बी आप निकालिए, तो इन दो वेक्टर का जो A प्लस बी होगा वो क्या होगा, मतलब ये समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, सो इट इज इक्वल टू जस्ट AX क्या होगा, इन दोनों को जस्ट हम ऐड कर देंगे, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये होगा, प्लस ये होगा हमारा BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ये हमारा होगा। तो जस्ट इसको ऐड कर देंगे, I और I कॉमन कर सकते हैं, तो AX प्लस BX इंटू I प्लस AY प्लस BY इंटू J प्लस AZ इंटू BZ, AZ प्लस BZ इंटू K, राइट, ये हमारा हो जाएगा। ये हुआ हमारा A प्लस B वेक्टर। अब मैं आपसे बात करूं कि आप बताइए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो जस्ट यही चीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कर देंगे, तो ये जो होगा AX माइनस BX इंटू I प्लस AY माइनस BY इंटू J प्लस AZ माइनस BZ इंटू K, ये हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप एक काम कीजिए कि जो आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, जो आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड क्या मतलब हुआ कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस, व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस। तो मॉड को कैसे निकालेंगे, तो मॉड को मैं बता देता हूं कि कैसे निकाला कैसे जाता है। आपके पास मैंने बताया था कि जो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स है, जो कि आपका एक्स एक्सिस है या आपका वाई एक्सिस है, ये 0, कोई भी वेक्टर आपने ए वेक्टर आपने यहाँ पे लिया था, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होगा वो वैल्यू आपका AX होगा, ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, AY होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये AY है तो ये भी AY होगा, ये भी AY होगा। तो अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना या नहीं बना, इसमें ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो ए आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस ए इसके बराबर होगा अगर वो 2D वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डायमेंशनल वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी वेक्टर को आप AXI प्लस AYJ में अगर आपने लिखा है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हुआ, जस्ट आपका AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर के बराबर होगा स्क्वायर रूट में। समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉड A क्या होगा या A क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका स्क्वायर रूट ऑफ आपका कंपोनेंट ऑफ x का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ a along y का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ a along z का स्क्वायर, सो दैट इज AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर के बराबर होगा। उसी तरीके से ये जो कंपोनेंट b होगा यानी कि b, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। जस्ट इसको ऐसे याद रखना है। उसी तरीके से आप बताइए कि मॉड a प्लस बी का जो कंपोनेंट इसका जो मॉड होगा, मॉड a प्लस बी क्या होगा, मॉड a प्लस बी भी एक वेक्टर आया है कि नहीं, सॉरी a प्लस बी भी एक वेक्टर आया है या नहीं, वो ये वेक्टर है। इसका जब मॉड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड जो हो जाएगा वो क्या होगा, AX प्लस BX का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AY प्लस BY का स्क्वायर, BY का स्क्वायर प्लस इसका AZ प्लस BZ स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। उसी के लिए अगर मान लेते हैं कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर अगर हम करें और इसका मॉड लें, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, AX माइनस BX स्क्वायर प्लस इसको हम ले लें AY माइनस BY स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपके पास A माइनस B आपके पास यही है। जस्ट आपको क्या करना है, X कंपोनेंट स्क्वायर, Y कंपोनेंट स्क्वायर और Z कंपोनेंट स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, AZ माइनस BZ स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम कंपोनेंट निकाल लेंगे। अब एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे कभी कभी ऐसा चीज़ आता है कि जैसे आपका A वेक्टर जो है जैसे कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास A इंटू मॉड A, ऐसा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं।
तो अब बताइए कि जो ए कैप होगा या ए का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आप कैसे लिखेंगे। ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस ए को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ए वेक्टर अपॉन ए इज इक्वल टू ए कैप होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए कैप जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसको हमेशा याद रखना है कि कैप को किसी भी वेक्टर का मतलब ऑफ कोर्स आप तो जानते ही हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड तो यूनिट हो गया ना। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है तो वेक्टर अगर मान लेते हैं मेरे पास ये है और उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 5 ऐसा है, इसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और वो वेक्टर क्या बचेगा, आपके पास केवल मैग्नीट्यूड ही रह गया। इसका मतलब सॉरी केवल आपके पास डायरेक्शन रह गया। तो यहाँ पे यानी कि ए किसी में चेंज हो जाएगा, ये कैप में चेंज हो जाएगा। नाउ उसी के तरीके से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे इसी का यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़े मतलब इस टाइप का, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसे यानी कि ये वेक्टर हुआ वेक्टर और इसका हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा जैसे कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो हमारा होगा अगर मैग्नीट्यूड में मतलब इसका दैट इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो ये हमारा पास होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब थोड़ा जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को थोड़ा सा फील कराना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, कि कंपोनेंट ऑफ जो वेक्टर होता है उसको हम मतलब जो है कि कैसे फील करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लेते हैं कि आप जो है एक मान लेते हैं कि सूटकेस को आपने क्या किया है कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक यहाँ पे लेट अस कंसीडर एक सूटकेस है और यहाँ से आपने मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर वहाँ पे एक व्हील है। ओके, ये रास्ता है और यहाँ पे आप जो है खड़े हो और लेट अस कंसीडर सूटकेस को आप जो है रस्सी से खींच रहे हो आप। ओके, सूटकेस को आप क्या कर रहे हो, रस्सी से खींच रहे हो और आप जो है कहाँ पे हैं, लेट अस कंसीडर आप जो है इस तरीके से आप मतलब जो है सूटकेस को खींच रहे हो मतलब यहाँ से। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ से पकड़ करके खींच रहे हो। तो सूटकेस को आप ऐसा खींच रहे हैं मतलब मान लेते हैं कि आपने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया हुआ है, यहाँ पे F फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, अब बात ये होती है कि आपने फोर्स जो है इससे लेट अस कंसीडर कि आपने थीटा एंगल से फोर्स लगाया हुआ है। अब एक बात बताइए कि जब थीटा एंगल से हमने मतलब जो है इस तरीके से हमने फोर्स लगाया है तो एक फोर्स जो होगा वो उसका एक कंपोनेंट होगा जो कि अलोंग दिस डायरेक्शन काम करेगा, एक अलोंग दिस डायरेक्शन काम करेगा। इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड अलोंग दिस डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, इट इज एफ कॉस थीटा और जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा वो होगा एफ साइन थीटा। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। अब अगर हम बात करें, देखिए उस ये जो आपका वेट है या जो ये जो बॉक्स है उसको खींचने के लिए बेसिकली कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, यही फोर्स होगा कि नहीं होगा, एफ कॉस थीटा। मतलब उसको आपको खींचना है तो बेसिकली ऐसा हॉरिजॉन्टली खींचना होगा क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया है एक एंगल से लगा के रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए कि ये जो एफ कॉस थीटा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मान लेते हैं कि इस फोर्स को हमें खींचने के लिए, इस फोर्स को इस बॉक्स को हमें खींचने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर फोर्स की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे बोले मान लेते हैं कि 10 न्यूटन की ज़रूरत है मुझे, मतलब यहाँ से अगर आप 10 न्यूटन लगाते हैं तब जा करके वो हमारा वो जो बेसिकली जो बॉडी है वो मूव करेगा। अब अगर हम बात करें लेट अस कंसीडर कि आपने यहाँ देखिए आपने ये जो फोर्स लगाया है, ये जो आपने 12 न्यूटन लगाया है, ठीक 12 न्यूटन लगाया है और आपको इसको हॉरिजॉन्टल में खींचने के लिए बेसिकली ये जो एफ कॉस थीटा जो फोर्स होगा वही इस बॉक्स को खींचेगा आगे के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो आपने क्या किया है, आपने 12 न्यूटन फोर्स लगाया है यहाँ पे, लेकिन अब बात ये होती है कि क्या ये बॉक्स खींचेगा या नहीं खींचेगा, क्या ये बॉक्स इधर जाएगा या नहीं जाएगा। वही चीज़ हमें देखना है कि आप देखिए खींचने के लिए तो आपको 10 न्यूटन की जरूरत है, आपने तो 12 न्यूटन लगाया है, क्या वो बॉक्स खींचेगा। लेकिन ये जो 10 न्यूटन है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायरेक्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे बात करें कि अगर आपने इस वैल्यू को अगर आपने लेट अस कंसीडर मैंने इसको 60 डिग्री कर दिया मान लेते हैं, या अगर हम मान लें कि लेट अस कंसीडर इट इज 45 डिग्री मान लेते हैं, चलिए 45 डिग्री मान लेते हैं, 45 डिग्री पे आपने ये फोर्स लगा के रखा है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा मतलब एफ कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 12 कॉस 45 डिग्री होगा। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, और 1/√2 का मतलब क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 में जस्ट मल्टीप्लाई करो 1.414 राइट 1.4, ये कितना हो जाएगा 8.4। ठीक, ये हमारा 8.4 न्यूटन जो है हमारा फोर्स लगा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है।
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, इसको खींचने के लिए कितना फोर्स की जरूरत थी, 10 न्यूटन की। इवन आपने 12 न्यूटन लगाया है फिर भी वो बॉक्स हिलेगा नहीं अपनी जगह से, फिर भी वो बॉक्स एक्चुअली मूव नहीं करेगा। ये होता है कंपोनेंट का मीनिंग। समझ में आया कि नहीं आया, कि आपने जो है इसको 12 न्यूटन के फोर्स से आप खींच रहे हो, लेकिन आपने जो इसको खींचने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आपको लगना है वो 10 न्यूटन लगना है। इवन आप 12 न्यूटन लगा रहे हो फिर भी ये बॉक्स हिल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक्चुअली यही एंगल डिपेंडेंट हो गया ना, ये एफ कॉस थीटा की वजह से एक्चुअली ऐसा हो रहा है। अब अगर हम एक काम करें, इस फोर्स की वैल्यू को थोड़ा सा मान लेते हैं कि मैंने इसको एक काम किया कि लेट अस कंसीडर 15 न्यूटन ना मान लीजिए, अगर हम लगाते हैं इसकी वैल्यू को हमने बढ़ा करके 15 न्यूटन कर दिया। अब उस केस में क्या होगा, तो अगर एंगल को आपने 45 ही रखा तो उस केस में क्या होगा, ये क्या होगा, 15 cos 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 1.4 ऐसा करके आएगा। और ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ऑलमोस्ट, चलिए 10 के आसपास मान लेते हैं, मतलब इसी के आसपास होगा। अब सोचिए इवन 15 न्यूटन भी लगा रहे हो आप, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली 10 न्यूटन आ रही है। जो फोर्स, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं कि 14 न्यूटन आपने कर दिया, 14 न्यूटन, और एंगल की वैल्यू आपने उतना ही करके रखा है। उसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 और 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं 14 मतलब 7/√2 लिख सकते हैं। 7/√2 का मतलब होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, और कितना हो जाएगा ये 9.8, यानी कि फिर भी 0.2 न्यूटन कम है। इसका मतलब ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इवन सोचिए आप कि आप 14 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इसको खींचने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जस्ट 10 न्यूटन की जरूरत है, फिर भी आपका ये फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं है जिससे ये इसको खींच लेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 9.8 है, और 9.8 इज लेस देन 10 न्यूटन, इसलिए वो बॉक्स हिलेगा नहीं, यानी कि आपको उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आप एक काम करो, इसको इवन 40 न्यूटन से, अब अगर हम बात करें, लेट अस कंसीडर हम 20 न्यूटन यहाँ पे लगा दिए, जस्ट मैं वही बोला, मान लेते हैं कि 20 न्यूटन हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, या आपने लेट अस कंसीडर 18 न्यूटन आपने लगा दिया। क्या 18 न्यूटन से ये जो होगा वो खींच जाएगा? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली खींच जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, तो ये हो जाएगा 9/√2, और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 विच इज ग्रेटर देन 10। राइट, होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 18 न्यूटन लगाया तब जाकर के ये हुआ, और वो भी आपका ये कितना हो जाएगा वैल्यू 12.6। तो आपने क्या किया कि जब 9/√2 आपने फोर्स लगाया तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 12.6। इसका मतलब 12.6 इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको इतना फोर्स लगाना पड़ा एक्चुअली ये हमें 12.6 करने के लिए, मतलब खींचने के लिए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा कम वैल्यू भी रखने से भी हो जाएगा, लेकिन जस्ट 18 न्यूटन रख करके आप जस्ट एंगल को वेरीफाई कराओ, एंगल को जस्ट वेरी करें। अगर 18 न्यूटन रख करके एंगल को वेरी करें हम, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको इसको खींचने के लिए जस्ट 10 न्यूटन की जरूरत है, और आपने क्या किया कि एंगल को चेंज करके 60 डिग्री कर दिया, और यहाँ पे आपने 18 न्यूटन फोर्स लगा के रखा। अब सोचिए क्या फिर भी ये सफिशिएंट होगा? मतलब आपने क्या किया, वेट को एंगल 45 डिग्री से लगा रहे थे, अब एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 60 डिग्री से कर देंगे। क्या 60 डिग्री करने के बाद में भी वो आपको खींचा चला आएगा कि नहीं आएगा वो बैक, उसी को देखना है। तो 18 न्यूटन यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा 18 cos थीटा होगा, और 18 cos 60, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। इसका मतलब 9 आया, और 9 जो है वो 10 से छोटा है। इसका मतलब इवन 18 न्यूटन लगाने से भी ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो कंपोनेंट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D, और ये क्या चीज़ होता है, मतलब अभी तक हमने जो किया वो क्या हुआ कि 2 डायमेंशन में हमने कंपोनेंट को देखा था, तो 3 डायमेंशन में कैसा होगा कि, तो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। और मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, जो कि हमारा मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, राइट, ए वेक्टर है। इसका कंपोनेंट हमें निकालना है इन तीनों डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ में ये जो है आपका बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो लेट अस कंसीडर इट इज ए गामा, राइट। तो अब लेट अस कंसीडर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और मेरे पास एक वेक्टर है जो कि ये ऐसा है, राइट। सो दिस इज द वेक्टर, राइट, दिस इज ए वेक्टर,
ये हमारा। अब ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल जो बनाएगा उसी को मैं अल्फा मान रहा हूँ, ये जो एंगल बनाएगा इसको मैं बीटा मान रहा हूँ, और यही जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं गामा कंसीडर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, और ये वेक्टर सभी से जो एंगल बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से डायरेक्ट एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से हमारा गामा एंगल बना रहा है। तो अभी हमें इसी का कंपोनेंट निकालना है तीनों डायरेक्शन में। तो हमने मेरे ख्याल से इस चीज़ को हमने ऑलरेडी किया है, जो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में हम कैसे निकालते थे कि ये हमारे पास अगर मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लेते हैं कि अगर एंगल थीटा है तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता था वो क्या होता था, इट इज ए कॉस थीटा। ऐसा ही होता था। जिसका जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होता है, मैंने बताया था कि जस्ट उसके बीच का एंगल हम देखते हैं, एंगल देख करके ए कॉस ऑफ दैट एंगल। तो वो वेक्टर हमारा ए है, इसका अगर एक्स एक्सिस में जब हम कंपोनेंट देखेंगे तो इसका एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस अल्फा होगा। इसी का वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इट इज ए कॉस ऑफ बीटा, और इसी का z एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, a cos गामा, इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे इस a वेक्टर को आप क्या लिखते हो, a वेक्टर को हम लिखते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू 3 डायमेंशनल वेक्टर को axi प्लस ayj प्लस azk। हुआ या नहीं हुआ? जिसमें आपका जो ax है वो किसके बराबर है, ax इज इक्वल टू है आपका a cos अल्फा, ए वाई आपका किसके बराबर है, इट इज ए कॉस बीटा, और यहाँ पे जो हमारा ए जेड है वो किसके बराबर है, इट इज ए कॉस गामा, इसके हमारा बराबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, अब हम क्या करेंगे कि अभी देखिए कि यहाँ पे जो कॉस अल्फा है वो किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा, यहां से अगर हम बात करें कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, यहां से अगर हम बात करें कि कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, और यहां से अगर हम बात करें कि कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए के बराबर, राइट। अच्छा, यही होता है कि 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ दिस, जस्ट ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ए वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, और ए जेड का, तो दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ अल्फा इंटू आई प्लस ए कॉस बीटा इंटू जे प्लस ए कॉस गामा इंटू जेड, और ये जो हो जाएगा आपका जेड इन द सेंस दैट इज के कैप। तो ये हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर का कंपोनेंट हो गया। मैं कुछ एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ जो कि मैं अभी बताऊंगा कि ये चीज़ क्या बोलते हैं इसको। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा इज इक्वल टू दिस वन, इस चीज़ को याद रखना है आपको। अब एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ जनरली शो करने के लिए आता है कि शो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये जो भी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इसको हम बोलते हैं इट इज अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या बोलते हैं, इट इज ए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन, जस्ट आपको यही याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर जो कि आपका ए है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप ये शो कीजिए कि ये रिलेशन कैसे होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये मुझे शो करना है। कैसे शो करूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा के कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, सो आई कैन राइट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस ऑफकोर्स इसका स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए, इसका स्क्वायर प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई ए, एंड दिस वन इज इक्वल टू, I mean we need to prove that it should be equal to 1, so you can take the left hand side and then you can prove the right hand one. Okay, so then what is this value, it is ax square divided by a square plus ay square divided by a square plus az square divided by a square, and this will be equal to, now you can see that denominator is same, so we can write it as a square, ऊपर में क्या होगा, ax square plus ay square plus az square, and then what is this one, ax square plus ay square plus az square is what, it is nothing but, it is, what is the magnitude of this vector, if this vector is represented by this one, then the magnitude of this a vector can be written as square root of ax square plus ay square plus az square। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ए वेक्टर अगर आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, जस्ट उसी का ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि a स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर के बराबर हुआ, और यही जो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर है प्लस az स्क्वायर, ये ऊपर वाला क्या है, ये a स्क्वायर के बराबर है, और नीचे भी a स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 1 विच इज RHS, राइट हैंड साइड। तो ये जो है हमारा जनरली प्रूफ करने के लिए आता है, जिसमें से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस थिंग। अभी हम जस्ट न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इस पे मैं बताऊंगा कि जैसे कि वो वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर का पूछ रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछने का मतलब ये हुआ कि आपको यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है,
ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है। यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं कि एक मेरा एक पॉइंट है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इट इज एक्स एंड वाई। लेट अस कंसीडर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स एंड वाई, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को आप एक लाइन से मिला दो, तो इस लाइन को अगर हमने एक वेक्टर सिंबल दे दिया तो इसी लाइन को हम बोलते हैं इट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज OP इज नोन एज दिस OP इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, राइट? सो दिस द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, इसको हम बात करते हैं। तो ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो आप इसको इस OP को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? तो बड़े आसानी से लिखा जा सकता है कि ये जो अगर जैसे ही कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट देने के बाद में आप बिल्कुल उसको लिख सकते हो। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि x जो है और y जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है और ये आपका y डायरेक्शन में। कैसे निकालते हैं इसका? हम एक परपेंडिकुलर लेंथ x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, एक y एक्सिस पे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, और y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज y। ओके, सो देन व्हाट इज दिस वैल्यू? OP वेक्टर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट वही करना है। OP वेक्टर यानी कि अगर ये x, देखिए ये जो डिस्टेंस है वो x है, राइट? अच्छा, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? क्या इसको आप लिख सकते हैं xi? मतलब अगर इसको हमें एक वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज ए xi, और ये हमारा क्या होगा? yj, और ये yj जो होगा इसको हम इसलिए ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो होगा वो yj होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा? xi होगा। अब ये दोनों वेक्टर का जस्ट एक रिजल्टेंट है। तो ये जो आपका OP है, OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OP रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दैट इज xi प्लस yj। ये समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो अगर उसका आपके पास कोऑर्डिनेट दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट xi मतलब पहला वाला i वाला कंपोनेंट होगा, मतलब x का कंपोनेंट, और दूसरा वाला y का कंपोनेंट, जस्ट उसको वेक्टर से डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके जस्ट आपको उसको जस्ट लीनियरली ऐड कर देना है। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इन 2 डायमेंशन। ये आपका 2D में है, दो डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन को कैसा डिफाइन करते हैं? बेसिकली अगर आपके पास दो, इस यूनिट वेक्टर को एक चीज़ और नाम देते हैं, इट इज ए बेसिस वेक्टर। I जो है और J जो है एक बेसिस वेक्टर होता है। जब कभी भी किसी भी वेक्टर में आपका अगर एक बेसिस वेक्टर है तो वो 1 डायमेंशन होगा, 2 बेसिस वेक्टर है तो 2 डायमेंशन होगा, 3 बेसिस वेक्टर है तो 3 डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे कितने बेसिस वेक्टर हैं? 1 और 2, इट इज़ ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अगर आपके पास कहीं पर भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसी को 3 डायमेंशन में ले लेते, जैसे इसका जो पॉइंट हो जाता वो क्या होता? तो ये होता x, y एंड z। उस समय इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लेते हैं ये OP है, सो OP कैन बी रिप्रेजेंटेड एज xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यूनिट वेक्टर है या कितना बेसिस वेक्टर है। ये आपका i j k 3 है, इसीलिए ये जो होगा वो 3D वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये पोजीशन आपको पता होना चाहिए। इस पोजीशन को आपको पता होने के बाद में आप जस्ट ओरिजिन से, जब आप ओरिजिन से कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली xi प्लस yj प्लस z के लिख रहे हैं। लेकिन जब ये पॉइंट जो वेक्टर की जो शुरुआत जहाँ से हुई है वो ओरिजिन पे होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर की शुरुआत ओरिजिन से नहीं हो रही है तो आपको दूसरे तरीके से करना होगा, मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट में। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास स्पेस में 3 पॉइंट है। मान लेते हैं ये x है, ये y है और z एक्सिस है। मैंने ये 2 पॉइंट मान लिया। एक पॉइंट हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट आपका A है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1 है, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज बेसिकली x2, y2 एंड z2, राइट? सो दिस वन इज B पॉइंट, सो दिस वन इज ओरिजिन। सो व्हाट इज दिस OA वेक्टर? व्हाट इज दिस OA वेक्टर? So OA vector is nothing but you can just write it, OA vector is equal to what? It is x1i plus y1j plus z1k. So right, so this one is OA vector, position vector of this point P, and what is the position vector of this one? इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? इस पॉइंट का, इसको मतलब पोजीशन वेक्टर इन द सेंस कि इस पॉइंट का ही पोजीशन तो है। इस पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में क्या है? x2 y2 एंड z2, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली जस्ट ओरिजिन से उसको हम एक लाइन से ऐड कर देना है और उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो OB जो वेक्टर होगा, मतलब दूसरे पॉइंट का जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? इट इज x2y प्लस y2j प्लस z2k, ये हमारे पास होगा। अब देखिए ये दोनों का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर मुझे A से B तक जाना है, मैंने क्या किया? जस्ट एक लाइन से कनेक्ट कर दिया इसको। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो अगर मुझे यहां से यहां तक ऐसा करके जाना है, राइट? यहां से A से B तक गया, मैं एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। सो व्हाट इज दिस AB वेक्टर?
ए बी वैक्टर क्या होगा, मुझे अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अभी समझाऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो। ए बी वैक्टर क्या हो रहा है, तो देखिए क्या यहाँ पे आपको कोई जो हमने अभी पढ़ा है मेरे ख्याल से प्रीवियस हमारा जो वीडियो में था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है, क्या हम उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो अब देखिए ए वेक्टर आपके पास यहाँ है ओ ए वेक्टर और फिर उसके बाद से ए बी वेक्टर, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से इसके टेल को इसके हेड से अगर हमने मैच करा दिया तो इसका मतलब ओ बी वेक्टर जो होगा इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओ बी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ जो हमारा वेक्टर एडिशन होगा उससे हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के बराबर होगा या नहीं होगा। अब ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, होगा या नहीं होगा। अब ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर इज x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हमारे पास है, और ओ ए जो है x1y प्लस y1j प्लस z2k, ये हमारे पास है। अब जब इसको हम रख देंगे तो ए बी वैक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज x2 माइनस x1 इंटू y प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k के बराबर होगा या नहीं होगा। सो यहाँ पे जस्ट यही चीज़, एक चीज़ देखना है ये क्या है, ये ए बी वैक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। और ये जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में आप सोचें कि अगर दो पॉइंट आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो उसका जस्ट उन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा अगर उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए ए से आप बी तक जा रहे हैं, राइट, मतलब फाइनल वाला क्या है, बी पोजीशन है और इनिशियल जो है वो ए पोजीशन है। तो बी वाला जो पोजीशन होगा, बी वाले पोजीशन में से ए वाले पोजीशन को माइनस करेंगे और जो पहला वाला कंपोनेंट होगा जस्ट उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका जो पोजीशन, जैसे मैं बताता हूँ इसको कि अगर ये है ना ए बी वेक्टर, यानी कि बी का जो पोजीशन है वो क्या है x2 y2 z2 और ए का जो पोजीशन है वो क्या है x1 y1 z1। अब हमको कहाँ से जाना है, ए से बी तक जाना है, तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो ये पहले x कंपोनेंट हुआ तो x2 माइनस x1, और चूंकि x कंपोनेंट है, चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो i से मल्टीप्लाई कर देना होगा, प्लस यहाँ पे y2, यहाँ पे क्या है फिर सेकंड वाला क्या है, इट इज जस्ट y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। सेम चीज आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो बी ए वैक्टर होगा वो क्या होगा, बी ए वैक्टर होगा क्या होगा, जस्ट डायरेक्ट आप लिख पाओगे क्या इसको, बी ए वैक्टर को। तो बी ए वैक्टर को भी अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि देखिए आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब बी का जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या, पोजीशन जो था वो क्या था, x2 y2 z2 और ये था आपका x1 y1 z1। अब हमें क्या करना होगा, x1 में से x2 को माइनस करना होगा। सो इट इज x1, यहाँ पे होगा x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z2 माइनस z1 k। अच्छा, इसको फिगर से भी हम देख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको B से A, मतलब क्या हुआ कि हमें इस बार कहाँ से कहाँ जाना है, हमें इस बार हमें इधर से जाना है, ठीक है, इस बार हमें B से A की तरफ जाना है। इसका मतलब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप B से A की तरफ गए तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट एक्चुअली उस केस में ये होगा OA इज इक्वल टू OB प्लस BA वेक्टर। सो BA वेक्टर इज नथिंग बट इट इज OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर इज दिस, अभी उसमें से OB वेक्टर को माइनस करेंगे तो OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर मतलब क्या होगा, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 इंटू ये जो रिस्पेक्टिव आपका जो i j k है उसको लगा देंगे, मतलब यही चीज हो गया। समझ में आ रहा है ना, यानी कि कोई भी आपका दो पॉइंट का अगर आपके पास पोजीशन है, जैसे अभी मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, मान लेते हैं 1 2 3 है, और जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 4 5 एंड 6 है। अगर मैं बोलूं कि ए बी वेक्टर आप निकालो तो क्या होगा, तो बी वाला पॉइंट कौन सा है, ये आपका 4 5 6 है, और ए वाला जो पॉइंट है 1 2 3 है। तो इसका जो ए से बी, मतलब ये वेक्टर मुझे पूछा जा रहा है, तो बी वाले में से ए को माइनस कर लेंगे। बी वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 4 माइनस 1, चूंकि एक्स कंपोनेंट है आई आ जाएगा, और प्लस ये 5 माइनस 2 इंटू जे हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 इंटू के हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अब इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर उसके बाद से बी ए क्या हो जाएगा वेक्टर, ऑफ कोर्स बी ए वेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा, तो बी ए वेक्टर क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। मेरे अगर आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा कि बी ए वेक्टर इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए बी वेक्टर का माइनस साइन के साथ हो जाएगा, जस्ट उसको आपको डायरेक्शन को उलट देना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखा है और इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन and then make it in vector form,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो रहा है कि x डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसको हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसमें, इसका मतलब मान लेते हैं कि वो फोर्स जो है हमारा f वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, सो इट इज 10। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन के अलोंग, x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होता है, i। तो ये हो जाएगा आपका f वेक्टर इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब ये देखने से आपको पता चल जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है, ऑफ कोर्स ये जो है इसका मैग्नीट्यूड यूनिट n लिखना पड़ेगा। तो इसका f वेक्टर का बेसिकली 10 न्यूटन फोर्स i डायरेक्शन में हमारा लग रहा है। ये देखने से हमारा हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम अगर हम बात करें कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि एक हमारे पास x एक्सिस है, एक हमारे पास y एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका 5 न्यूटन का फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है, जो कि कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस। देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इसका x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इसको हम ये लिखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। मान लेते हैं कि यही f जो है वो f जो आपका कितना है, वो आपका 5 न्यूटन फोर्स है। इसका मतलब f का हमें x डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा उसको हम ये लिख सकते हैं कि fx, मतलब फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, दैट इज बेसिकली f cos थीटा होगा कि नहीं होगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, इट इज बेसिकली 60 डिग्री, और f की वैल्यू कितनी है, f की जो वैल्यू है आपका वो यहाँ से लिख देंगे, इट इज 5, और ये हो जाएगा cos 60। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन जो है ये हमारा जो वैल्यू होगा फोर्स का x डायरेक्शन में वैल्यू। ना व्हाट अबाउट, अगर मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, ये आपका कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो होगा fy, और fy इज इक्वल टू f क्या, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो f cos 30 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं राइट, या f sin 60 डिग्री, जो भी आप बोलो। तो कौन सा लिखें, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, f sin 60 डिग्री बोलो, या f cos। हाँ, जनरली मैं कंपोनेंट निकालने के लिए वही बताया था कि बेसिकली जस्ट हमें एंगल की ज़रूरत है। तो 5 का इसके साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे cos 30 डिग्री। तो f cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 2.5 √3। तो ये हमारा हुआ कि जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो ये है, राइट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब इसी वेक्टर को इवन ऐसा भी लिख सकते हो कि fxi इंटू प्लस fyj, ऐसा भी आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हमें पूछा नहीं गया, जो जस्ट कंपोनेंट पूछा है तो कंपोनेंट इतना हो जाएगा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 4, सॉरी यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, 4k है। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 4k ऑन y एक्सिस। y एक्सिस यानी कि ये आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का y एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि ओके, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4k है या नहीं है, 3i + 4k, और ये बोल रहा है कि y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। तो जनरली किसी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं कि कोई वेक्टर जो होता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, axi + ayj + azk, ऐसा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, समझ में आ रहा है। अब आप बताइए कि जो ax है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ay क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और az क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन और k डायरेक्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ से जस्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि j का जो कंपोनेंट है, जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं j × 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ay होगा, मतलब इसका a वेक्टर का जो कंपोनेंट है अलोंग y, दैट इज 0। सो आंसर विल बी 0। समझ में आ रहा है ना। अब इसी में जस्ट मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, अगर पूछता कि x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो जस्ट ax की जगह पे क्या है, 3 है, तो x डायरेक्शन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे z डायरेक्शन में 4 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है वो ये बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल हैविंग पोजीशन 3 to 5 इन कार्टेशियन सिस्टम। मतलब आपके पास ये x है, मान लेते हैं y है, और ये z कोऑर्डिनेट है, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम दैट इज 3, 2 and 5। सो ये मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज a, यहाँ पे ओरिजिन है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जस्ट इस वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो ये होगा हमारा एक पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। और मैंने बताया था कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो OA वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3i + 2j + 5k। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रॉब्लम। फिर बात करते हैं द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड a अलोंग a डायरेक्शन इज।
तो ये काफ़ी सिंपल है कि ये एक्चुअली यही पूछ रहा है कि ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा। कोई भी ए वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है और डायरेक्शन ए कैप, तो पूछ रहा है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड ए है। तो उसको आपको पता है ये कितना होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर अपॉन ए। तो ये हमारा हो जाएगा राइट। फिर उसके बाद से एक प्रॉब्लम ये है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए इज व्हाट। तो मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कि डायरेक्शन कोसाइन को हम ऐसा लिखते हैं कि कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। तो यहाँ पे जस्ट हम कंपेयर कर देंगे तो ए एक्स की जगह पे क्या है, तो ए एक्स इज इक्वल टू 2 है, ए वाई इज इक्वल टू 4 है और ए जेड इज इक्वल टू है आपका -5। इसका मतलब पहले हमें देखिए ए एक्स, ए वाई और ए जेड तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ए निकालना है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये -5 स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, इट इज 45। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, सो ए एक्स की वैल्यू 2 एंड दिस इज अंडर रूट 45। जस्ट इसको वेरीफाई करा लेना है। तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, इट इज ए वाई, दैट इज 4 अपॉन अंडर रूट 45। जो कॉस गामा होगा वो कितना हो जाएगा, इट इज -5 अपॉन अंडर रूट 45। ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस ए वेक्टर। तो मुझे लग रहा है कि ये जितना भी प्रॉब्लम है ये सभी समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स ये मैं एक प्रिलिमिनरी टाइप का प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, बाद में बहुत ही रिगरस प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी जस्ट मैं इसका, चूँकि हमने ये थ्योरी पढ़ाया है, जस्ट इसी पे बेस्ड कुछ जो प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स है, कुछ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा कुछ और प्रॉब्लम्स है जो कि ये लास्ट होगा प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखिए, नेक्स्ट जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कि हमें फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, और फिर पूछ रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग दोज वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दोज वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दें, तो यही वेक्टर जो होगा इसी का यूनिट वेक्टर इसी के अलोंग हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो जस्ट हमें क्या करना है कि यूनिट वेक्टर इसी का निकालना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। तो ए वेक्टर इज बेसिकली 2i प्लस 3j प्लस के, और फिर उसके बाद से बी वेक्टर क्या है, i प्लस 2j माइनस के, ये हमारे पास है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो गया, ये आपका 3i प्लस 5j, और ये हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से k से k कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद से अब देखिए कि इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए a प्लस बी वेक्टर जो होगा वो भी एक वेक्टर है, सो यही वेक्टर है 3i प्लस 5j, राइट। अब जैसे इसको आप नाम दे सकते हैं, दिस इज द सी वेक्टर। हमें क्या करना है, इसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमें क्या निकालना है, जैसे कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास वेक्टर है डी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा, तो डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन मॉड डी वेक्टर, राइट। ऐसे ही करके निकालते हैं। इसका मतलब इस वेक्टर का हमें अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, इट इज लाइक दिस, यूनिट वेक्टर ऑफ, ऐसा लिख सकते हो आप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी एक वेक्टर होगा जो कि इट इज लाइक ए सी वेक्टर। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जस्ट यही लिख देना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 3i प्लस 5j है, और इसका मॉड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 9 और ये 25, और आई थिंक ये 34 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये होगा हमारा जो रिक्वायर्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यहाँ से जस्ट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसी में से जस्ट माइनस आप कर दो, तो 2i माइनस आई दैट इज i, और फिर उसके बाद 3i माइनस 2j दैट इज प्लस j, और k माइनस एंड माइनस प्लस दैट इज 2k, होगा या नहीं होगा। तो इसका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट i प्लस j प्लस 2k, और इसका जब मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी एक वेक्टर होगा, उसी का हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर
2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। इस बार हमें क्या निकालना है, 2a वेक्टर और माइनस 3b वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें क्या इसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आप पहले निकालो कि 2a वेक्टर क्या होगा, तो यह वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू a वेक्टर। a वेक्टर क्या है जरा बताइए, a वेक्टर क्या है, तो 2a वेक्टर है आपका i प्लस जे माइनस 2k माइनस 3b वेक्टर क्या है, इट इज़ 2i माइनस जे प्लस के होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i प्लस 2j माइनस 4k होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना, अच्छा माइनस को भी अंदर लेके चले जाएं तो माइनस 6i और प्लस 3j माइनस 3k के बराबर होगा। जस्ट आप इसको सॉल्व कर लें, काम खत्म, यही करना है ना। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस 4i और ये हो जाएगा प्लस 5j और ये हो जाएगा माइनस 7k के बराबर होगा। जस्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा। ये हमारा जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है, इफ़ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू दिस देन कैलकुलेट दिस वन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे a कैप माइनस b कैप है। इन जनरल हमने जो चीज़ें पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, या a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है, मतलब अच्छा जैसे अगर मान लेते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये जो होता है कि a वेक्टर यहाँ है, b वेक्टर यहाँ है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज़ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और इसका जो है अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो इस मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस a एंड b वेक्टर, राइट। ऐसे ही करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होने से एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा जस्ट, तो a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 2, राइट। ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको भी इसी के टर्म्स में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ a कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b कैप स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ a कैप मॉड ऑफ b कैप और ये होगा कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। क्यों माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है ना। तो ये जस्ट फॉर्मूले पे बिठा दिया हमने, और आपको पता है कि मॉड ऑफ a का वैल्यू क्या है और मॉड ऑफ b का वैल्यू क्या है। तो मॉड ऑफ a चूंकि यूनिट वेक्टर है इट इज़ 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे 1 एंड 1 2 हो जाएगा, तो इसको हम मिटा करके डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, राइट होगा कि नहीं होगा। तो इसको, और ये मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप माइनस b कैप जो है वो अंडर रूट 2 के बराबर है। इसका मतलब रूट दोनों साइड से हट जाएगा, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा या नहीं होगा। 2 से एक्चुअली ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, तो आंसर है येस। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हमारा होगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से 90 डिग्री हमारी निकल गई, यानी कि थीटा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ए कैप जो है और जो बी कैप होगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो आपका कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए कि ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल, मैंने एक्चुअली एंगल निकाला क्यों है, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो चीज़ होगा, अच्छा देखिए अभी ओके जस्ट गेस कीजिए आप लोग कि ए कैप प्लस अंडर रूट 3 बी कैप को हम जब रिजल्टेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा बी कैप इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद से क्या होगा प्लस 2 मॉड ऑफ ए कैप और अंडर रूट 3 मॉड ऑफ बी कैप और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए यहाँ पर भी मैंने थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी थीटा लिखा हुआ, क्या ये चीज़ सही है? तो थीटा मैं बोल रहा हूँ कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, क्या यही थीटा ए कैप और अंडर रूट 3 बी कैप के बीच का भी एंगल होगा? तो आंसर है यस, क्योंकि वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, ये बी कैप एक वेक्टर है, इसमें अगर किसी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जस्ट उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ए कैप और अंडर रूट 3 बी कैप के बीच का जो भी एंगल होगा एक्चुअली एग्जैक्टली वही एंगल ए कैप और बी कैप के बीच में भी होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए मैंने यहाँ पे थीटा निकाला है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे कॉस 90 होगा और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कॉस 90 होगा और कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी हमारी 0 हो गई। तो ये हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, सो दैट इज यहाँ पे 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो इसका एक्चुअली ऑफकोर्स ये प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन चूंकि मॉड है बेसिकली आपको प्लस वैल्यू कंसीडर करना है, सो आई एम कंसीडरिंग जस्ट 2। सो द आंसर विल बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब हमारा एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j एंड दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस।
तो एक यूनिट वेक्टर जो निकालना है जो कि पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस, जस्ट इसको कर सकते हैं क्या, तो पहले हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका रिजल्टेंट होगा। जस्ट इसको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i प्लस 6j एंड दिस इज 2k होगा। तो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अब ये बोल रहा है कि हमको इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका जस्ट हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 9 प्लस 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 मतलब 7। तो वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 7। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब हम एक और प्रॉब्लम, लास्ट वाला प्रॉब्लम चूज़ करते हैं। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है कि ये है 2 वेक्टर्स a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k और आपका जो b वेक्टर है वो क्या है 3i प्लस 6j प्लस 2k है। आर गिवन फाइंड दी अनदर वेक्टर विच हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एज a वेक्टर बट डायरेक्शन एज b। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज़ हमें अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा बताइए। तो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, राइट। फाइंड द अनदर वेक्टर विच हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एज ए बट डायरेक्शन एज बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि वो वेक्टर हमारा सी वेक्टर है, राइट। तो सी वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए। देखिए मतलब इस बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जस्ट आप इसको सोच सकते हैं कि आपको अनदर वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ए के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो बी कैप के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब बी के डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड एक्चुअली ए का होगा, लेकिन डायरेक्शन किसका होगा, बी कैप का डायरेक्शन होगा। हो गया कि नहीं आंसर, यही होगा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का जस्ट हमें मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और बी का अगर हमें बी कैप निकालना है तो बी कैप कैसे निकालेंगे, ए हमारा हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। हो गया या नहीं होगा, या बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। हो गया हमारा काम खत्म। फिर उसके बाद से देखिए अब सारा चीज़ दिया हुआ है कि ए मॉड ए जस्ट निकाल देना है। तो मॉड ए कितना हो जाएगा, मॉड ए बताइए, मॉड ए कितना हो जाएगा 1 + 4 + 4 दैट इज यानी कि 3 हो जाएगा मॉड, और मॉड बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 + 36 + 4 मेरे ख्याल से 49 स्क्वायर रूट में दैट इज 7। ये काफ़ी सिंपल है। फिर उसके बाद से यानी कि यही सी वेक्टर हमें निकालना है, क्या हो जाएगा ए बाई बी। ए कितना है, इट इज़ 3 और बी कितना है 7 और बी वेक्टर कितना है, इट इज़ 3i प्लस 6j प्लस 2k। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन किसके बराबर होगा, डायरेक्शन जो होगा वो बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ जो वेक्टर्स हम बात करते हैं, तो जैसे आप दो किसी भी पॉइंट पे जब आप वेक्टर फोर्स लगाते हो, जैसे एग्जाम्पल उसका अगर हम रियल एग्जाम्पल देखें तो एक पॉइंट पे आप दो फोर्स दो डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो क्या होगा कि वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने एक फोर्स लगाया इधर से और इस ऑब्जेक्ट पे इधर से फोर्स लगाया, तो ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। तो ये जो मोशन होगा वो आपका ना तो इस डायरेक्शन में होगा ना तो इस डायरेक्शन में, एक्चुअली इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि वो बॉक्स खींचने वाला बेसिकली वही चीज़ है। इस वीडियो में हमने क्या चीज़ देखा है, जो सबसे स्पेशल वेक्टर जो मैंने बोला था कि वो यूनिट वेक्टर, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है वो यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद से हमने उसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा और काफ़ी और चीज़ें, थोड़ा सा मैंने फिजिकल मीनिंग भी डिस्कस किया कि बेसिकली कंपोनेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हम लोगों ने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखे और आई थिंक आई होप you will be able to understand these topics, and so thank you very much for watching.